गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जेडीपी डिजिटल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रपोजिशन चल रहा था। प्रपोजिशंस में हमने कल आई थिंक बिटवीन द और अमंग तक पढ़ लिया, फिर भी हम कह सकते हैं एक बार और एक बार और अगर हम इसे एक बार देख लें बिटवीन अमंग थोड़ा थोड़ा सा। बिटवीन का मतलब होता है जो अब इसको कंपैरिजन की तरफ से सीख रहे हैं तो कंपैरिजन कर लेंगे तो और थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो ये तो होता है दो के बीच की बात और ये है सबके बीच की बात। सबके बीच की बात, यदि आप किसी दो के ओनली टू पर्सन, केवल दो व्यक्ति या वस्तु स्थान जो भी है उसके भी बात करते हैं, उसके बीच में बिटवीन यूज करना चाहते हैं कोई चीज के लिए, किसी बात के लिए, तो बिटवीन। और यदि हम सभी बहुत सारे व्यक्तियों के बीच की बात करना चाहते हैं तो हम अमंग का प्रयोग करेंगे। तो लेट्स सी, चलो देखते हैं कि किस प्रकार से यूज होता है। जैसे एक वाक्य आप लिखते हैं कि मनीष wants to pay his money between his father and his mother। अब इसी वाक्य को अलग नहीं लिखेंगे, इसी वाक्य को अमंग का यूज करते हुए हल्का फुल्का चेंज करना है हमें। मनीष wants to pay his money among the family members। ठीक है जी, देखा आपने फैमिली मेंबर्स है जो दो से ज्यादा है इसलिए वो अमंग का यूज कर रहा है। तो ये आपके सोचने, आपकी समझ के ऊपर आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसा यूज करते हैं अमंग बिटवीन का। अगला देखें, नेक्स्ट जो चीज है बिसाइड एंड बिसाइड्स। कंपैरिजन से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। बिसाइड एंड बिसाइड्स, तो हिंदी में इसका अर्थ होता है के बगल में। ठीक है, इसका अर्थ होता है के अलावा। इसका मतलब, इसका दूसरा अर्थ होता है जो अपन यूज कर सकते हैं EXCEPT। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है, इसका मतलब भी यही होता है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझ सकते हैं इसको हम। बिसाइड मतलब बगल में। रमेश फादर इज सिटिंग beside his mother in the photo। तो ये तो हो गया इसका बगल में कि रमेश के पिताजी बैठे हुए हैं किसके बगल में, beside his mother, इसकी मदर के बगल में, फोटो के अंदर। अब आप देखेंगे beside से नहीं के अलावा, besides अमन कॉमा all students are present। और थोड़ा देखो, all students are present besides
या फिर एक्सेप्ट अमन। ठीक है, दोनों तरीके से इसका यूज हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अबाउ। तो देखिए अबाउ का मतलब क्या होता है, ऊपर। अबाउ मीन्स ऊपर होता है, लेकिन वाक्य में प्रयोग इसके अलग अलग है। ब्रैकेट में देखें तो इसकी मतलब होता है हायर देन, यानी की अपेक्षा ऊपर, यानी से ज्यादा या से ऊपर या से अधिक। अब देखिए इसमें कुछ समझा रखा है और किस प्रकार से। द काइट इज अबाउ द हाउस। द काइट इज अबाउ द हाउस। तो यहाँ पे हाउस के ऊपर काइट है, ऊपर उड़ रही है, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिना स्पर्श के। ठीक है, आगे देखेंगे अबाउ के ऊपर आता है फिर ओवर। ओवर के भी काफी है प्रयोग। ओवर, ओवर वैसे अपन बोलते हैं ज्यादा ही होता है, जैसे ये तो कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया बोलते हैं ना अपन। तो ओवर ज्यादा और चार ओवर भी होता है। प्लस इसका प्रयोग हम सभी जगह के लिए करते हैं। जैसे द क्लोथ कवर्स द टेबल, यानी उस टेबल को पूरी तरीके से ऊपर से कवर कर रखा है। फिर देखो अपन ये भी लिख सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड यू कैन फाइंड मी या फाइंड माई नेम। यदि हम किसी से कहेंगे तो पूरे संसार में मेरा नाम ढूंढ सकते हो। कोई फेमस व्यक्ति है जो बोलना चाहता है, जैसे टी इज टेकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाय पूरे संसार में ली जाती है यानी पी जाती है। अपन कह सकते हैं किसी के फिनिश के अर्थ में खत्म होने, योर टाइम इज ओवर। ओवर का मतलब ज्यादा हो गया या फिर फिनिश हो गया। ठीक है जी, तो यू शुड नॉट हम कह सकते हैं यू शुड नॉट डू ओवर टाइम, यानी नियत सीमा से अधिक, यानी जो लिमिट है अगर उससे अधिक करेंगे तो वो ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें कुछ हमने के काफी सारे यूज बताए ओवर के। ओवर के बाद आता है अपॉन। अपॉन को किस तरह समझेंगे? अब देखिए अपॉन का मतलब भी ऊपर ही होता है, मगर ये थोड़ा गति की दर्शाता है। ये क्या दर्शाएगा? गति दर्शाएगा। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, यानी किसी के गति के साथ। ठीक है, तो इसमें हम जब गति दर्शाते हैं तो अपन अपॉन का प्रयोग कर सकते हैं के ऊपर। नेक्स्ट आपके आता है बिलो। बिलो बोल दो या फिर बीनीथ बोल दो, एक ही बात है।
बीनीथ एंड बिलो का मतलब होता है से नीचे के अर्थ में। और इसके अंतर्गत हम कुछ सेंटेंस देखते हैं तो आपको से अलग अलग सेंटेंस से पता लग जाएगा। फर्स्ट जो है, माई फादर इज बिलो 60। आपने पहला एग्जांपल देखा, माई फादर इज बिलो 60, यानी 60 साल से कम उम्र है। फिर आप ऐसे भी बोलते हो कि हिज इनकम इज बिलो 5000, यानी हिज इनकम इज बिलो 5000 पर मंथ। ये भी एक है इसका यूज। तीसरा है, दिस एक्ट इज बिलो माई डिग्निटी, यानी मेरी डिग्निटी का मतलब होता है कि हमारी जो सेल्फ रेस्पेक्ट से रिलेटेड भाव होता है, एक तरह से हमारी रेस्पेक्ट ही मान के चले। तो कोई कार्य जो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि भैया ये कार्य नहीं कर सकता क्योंकि दिस एक्ट इज बिलो माई डिग्निटी। तो इस प्रकार से बिलो का मतलब नीचे होता है और इसका प्रयोग हम बीनीथ के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने इस सेक्शन में देखा होगा कि इंस्ट्रक्शन देते हैं कभी कभी हम कि चूज द करेक्ट आंसर गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए आंसर में से करेक्ट आंसर चुने। से नीचे यानी कोई चीज है उधर से आप नीचे की बात करते हो तो वो बिलो के लिए आएगा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश में। रूल्स हो सकता है हम सबको आए, हमने पढ़ रखे हो, बट हाउ टू यूज, कैसे उसका उपयोग करें, कहाँ पर, ये सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उससे ज़्यादा हम सीखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखो अंडर, अब अंडर का मतलब भी नीचे ही होता है मगर बिना स्पर्श के। अंडर का मतलब भी बिलो ही होता है कि मतलब अंडर यानी नीचे, बिलो यानी भी नीचे, लेकिन नीचे का अर्थ है बिना स्पर्श। जैसे कि मान लीजिए ये कोई टेबल है, इसके नीचे कुछ रखा हुआ है, एप्पल वगैरह रखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं एक तो है ना इसके नीचे रखा हुआ है प्लस ये चारों ओर से खुला है, केवल यहीं से ढका, ऊपर से ढका हुआ है, चारों ओर से खुला हुआ है और इसके टच नहीं कर रहा है वो। देख लेना कंडीशन डायग्राम के माध्यम से कैसे समझना है कि एक टेबल है उसके नीचे कुछ रखी हुई है, तो इसमें कितनी चीज हो गई, एक तो ये टेबल ऊपर, ये एप्पल केवल कहाँ से, ऊपर से है, ढका हुआ है, बिना स्पर्श के है, चारों दिशाओं से खुला हुआ है, और चौथा स्थिर है। क्या है? स्थिर है, ध्यान रखना। तो इसलिए हम कहते हैं कि द मैन इज स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो कि एक और अब इससे रिलेटेड लिख लो, द एप्पल इज अंडर द टेबल। और यदि हम किसी के अधीन कार्य करते हैं तब भी अंडर का प्रयोग होता है। कैसे कि ये राइटर वर्क्स अंडर द पब्लिशर। हम किसी का अधीन कार्य करते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये राइटर वर्क्स अंडर द पब्लिशर। ठीक है,
तो इसका मतलब कि हम किसी के अंडर कार्य करते हैं। बोलने चालने में तो हमको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इधर से आप समझेंगे एग्जाम्पल से। अगर आप कोई कहेंगे कि वो एलिजिबल नहीं है किसी चीज़ के लिए, तो आप कह सकते हैं शी इज, या फिर शी वाज अंडर एज टू फुलफिल, या फिर टू गेट दिस फॉर्म, टू गेट दैट फॉर्म। इस फॉर्म को प्राप्त करने के लिए, यानी उसको अप्लाई करने के लिए, कि शी वाज अंडर एज टू गेट दिस दैट फॉर्म, या फिर शी वाज अंडर एज टू अप्लाई दिस दैट फॉर्म, या फिर टू अप्लाई इन दिस वैकेंसी, इन दैट वैकेंसी। तो इसके लिए हम बात करते हैं बिलो, तो ये भी इसके समकक्षी आता है, अंडर एंड बीनीथ। ठीक है, इसके नीचे ये भी इसके समकक्षी आता है, तो हम दोनों अर्थ में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बिहाइंड। अब बिहाइंड का तो एक सीधा सा अर्थ है, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे। तो आप एक ही उद्देश्य का जानते हैं कि हिज फादर इज बिहाइंड द वॉल, उसके पिताजी दीवार के पीछे हैं। फिर आप ये भी बोल सकते हैं सम स्टूडेंट्स आर गिविंग एग्जाम जस्ट बिहाइंड मी ऑन द बेंचेस। ठीक है जी, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इनका उपयोग करें। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बाई। बाई का मतलब ऐसे होता है के द्वारा। बाई का मतलब क्या होता है? के द्वारा। अब बाई का मतलब के द्वारा है, तो जैसे कई सारे प्रयोग है। द चाइल्ड केम एंड सेट बाय मी, यानी यहां पर इसका मतलब हो गया बगल में। दूसरा शी वाज फॉर रेड हैंडेड। ये हो गया पैसिव फॉर्म में, एक्टिव पैसिव में, पैसिव फॉर्म के अंदर। फिर तीसरा देखिए, शी विल हैव रीच्ड, शी विल हैव रीच्ड एट द स्टेशन बाय 7 o'clock, यानी टाइम, ये समय सीमा दर्शाने के लिए, तक के अर्थ में, तक, उस समय तक। फिर किसी साधन में कि ही कम्स इन द स्कूल बाय बस, वह स्कूल में आता है रोज, किसके साधन से? बाय बस। तो यहां पर हो गया साधन, यातायात के साधन से। उसके बाद द वेंडर
सोल्ड एप्पल्स बाय किलो, यानी किस दर से, किलो की दर से बेच रहा है, किसके दर से, यहाँ पर दर आ गई बाई द किलो, किलो की दर से बेच रहा है। अब इसको सार्थक करते हैं कैसे, ही गॉट फर्स्ट रैंक बाय हार्ड वर्क, ठीक है। उसके बाद माध्यम कि he sent that letter by post, तो ये माध्यम हो गया। दोबारा देखो बाई का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है, The child came and sat by me, यानी बगल में बैठा है। She was caught red-handed, तो ये इसका पैसिव फॉर्म में यूज होता है। She will have reached at the station by 7 o'clock, कि वह पहुंच चुकी होगी 7 बजे तक, ठीक है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और वह यहाँ पे आता है डेली बाई बस, यानी साधन के माध्यम के लिए। और किसी रेट से कोई व्यक्ति कोई ठेली वाला बेचता है कोई एप्पल, तो मान लीजिए किलो के हिसाब से बेच रहा है, तो बाई द किलो का यूज हो गया। बाई डजन भी आ सकता है, कुछ भी। आपको सिर्फ ये बताना है कि बाई का यूज कैसे होगा। फिर बाई का मतलब के द्वारा से भी हो सकता है कि मैंने या फिर उसने फर्स्ट रैंक प्राप्त करी, इसके द्वारा, कठिन मेहनत के द्वारा, बाई हार्ड वर्क। और कोई माध्यम है तो ही सेंट दैट लेटर बाई पोस्ट, पोस्ट के माध्यम से उसने ये लेटर भेजा। तो ये आपके कौन सा हो गया है, बाई का यूज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ऑफ का यूज करते हैं। ऑफ का मतलब का के भी होता है ना। तो इसका मतलब का के की तो होता ही है, मगर कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं तो से भी हो सकता है, क्योंकि हिंदी के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि आपको यूज करने में आसानी हो। और इंग्लिश में जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रयोगों में इसका अर्थ बदलने को देखते मिलता है। जैसे कि वो किसी बीमारी से मर गया तो ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है, ही डाइड ऑफ कैंसर। तो बीमारी से भूख और क्या लिख रखा है, प्यास, शर्म और दुख आदि से यदि कोई व्यक्ति मरता है तो उसके लिए आप ऑफ का यूज करेंगे। कोई व्यक्ति शौकीन है तो मिस्टर शर्मा इज फॉन्ड ऑफ राइटिंग। मिस्टर शर्मा को लिखने का शौक है, तो फॉन्ड ऑफ राइटिंग या फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ पर ऑफ का प्रयोग शौक के लिए भी हो सकता है, फॉन्ड ऑफ शौक दर्शाने के लिए। आगे बढ़ जाओ। यदि आप किसी चीज से घाव, ज्यादा खाना खा लिया, जहर, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, फ्रॉम का या पीड़ित भी हो। जैसे कि शी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ पर आपको पीड़ित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई घाव है, ठीक है, घाव हो गया, ज्यादा खाना खा लिया, ओवर ईटिंग हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, ठीक है, जहर से मर गया,
इसके लिए अर्थ बदल जाता है से, फ्रॉम आ गया। हम बात कर रहे हैं ऑफ की, इसलिए यहाँ पर ऑफ का अर्थ अलग अलग है। अब आगे ये यूज कर लो। देखिए जो नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तु के संबंध दर्शाते हैं, जब अपन निर्जीव वस्तु का संबंध दर्शाते हैं तो पॉजिटिवनेस भी होता है। तो दिस पे द पेन इज मेड ऑफ आयरन। कि मान लो कोई पेन आयरन से, लोहे से बना है, मेटल से बना है, मेटल लिख लीजिए, कोई सा भी मेटल हो सकता है। तो ऑफ का मतलब का। और दूसरी बात, इसका रूप परिवर्तन नहीं हुआ, यानी पेन बनाने से पहले भी वो मेटल ही था और उसके बाद भी वो मेटल ही है, ये ध्यान रखना। यानी मेटल, अब देखिए द चेयर इज मेड ऑफ वुड, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, मतलब जो कंटेंट है एक केवल रूप परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस रूप परिवर्तन में जो मेटल यूज किया गया अभी भी वही है। लकड़ी पहले भी लकड़ी थी और चेयर बनने के बाद भी वो लकड़ी ही है, मगर उसका रूप परिवर्तन कर दिया, शेप चेंज कर दिया। इसलिए कोई चीज जिससे बनी हो और उसका ओरिजिनल कंटेंट जो वस्तु है उससे बनी है, अगर वो चेंज नहीं है तो आप ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, इसको देखिए आप थोड़ा।